Hello students, today we shall discuss a new chapter that is photo respiration। तो आप लोगों ने रेस्पिरेशन तो सुना है, नॉर्मल रेस्पिरेशन के बारे में, लेकिन आज एक नई बात बता रहे हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कुछ प्लांट्स में रेस्पिरेशन की रेट बहुत तेजी से होने लगती है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्शन है या फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी है वो घट जाती है। तो दिस इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, या कई बुकों में फोटो ऑक्सीडेशन के रूप में भी इसको बताया गया है। तो एक प्रकार से डैमेज कहा जा सकता है ये प्लांट के लिए। तो ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो रेस्पिरेशन की रेट है वो करीब करीब 3 से 5 टाइम तक 5 गुना अधिक हो जाती है नॉर्मल रेस्पिरेशन की तुलना में। तो इट इज लाइट डिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो इवोल्यूशन होगा वो लाइट डिपेंडेंट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड C2 साइकिल बिकॉज यहाँ पर जो जिसका मेटाबॉलिज्म होना है या जिसका रेस्पिरेशन होना है वो 2 कार्बन कंपाउंड है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, मीन्स यहाँ जो 2 कार्बन कंपाउंड है दैट विल बी ग्लाइकोलेट, जो 2 कार्बन का रहेगा। अब आइए इंट्रोडक्शन की बात करें कि यहाँ पर जो रेस्पिरेशन की रेट है मैंने पहले ही बताया वो 3 to 5 टाइम्स मोर देन द रेट ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन और यू कैन से डार्क रेस्पिरेशन, पर्टिकुलरली इन टेम्परेट प्लांट्स सच एज राइस, व्हीट, ओट्स एंड बीन। मतलब इन पौधों में जो टेम्परेट एरिया में पाए जाते हैं उनमें देखा गया है कि 3 से 5 गुना नॉर्मल रेस्पिरेशन की रेट जो थी उससे ज़्यादा फोटो रेस्पिरेशन की रेट यहाँ पर देखी गई है। ट्रॉपिकल ग्रासेस जैसे शुगर कैन, कॉर्न, इनमें फोटो रेस्पिरेशन अभी तक डिटेक्ट नहीं किया गया है, इसलिए कहा जा सकता है कि दे लेक फोटो रेस्पिरेशन, और इसी कारण C4 प्लांट्स को फोटोसिंथेटिकली ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है इन कंपेरिजन टू C3 प्लांट। यहाँ पर वास्तव में ऑक्सीडेशन हो रहा है शुगर का इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट की उपस्थिति में शुगर का तेजी से ऑक्सीडेशन होने लगता है इन ग्रीन सेल्स में with evolution of carbon dioxide, that is called photo respiration। तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या हुआ कि जो ग्रीन सेल्स रहेंगी उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी बिकॉज ऑफ उसके अंदर जो शुगर है उसका ऑक्सीडेशन तेजी से हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पर जो मेन एंजाइम है जिसका रोल रहता है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का वो है रिबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। यहाँ पर ये रुबुस्को का कार्य करने लगता है, मतलब ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ऑक्सीजनेज की भांति कार्य कर रहा है। मतलब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जब हाई रहेगा एटमॉस्फेयर में और लो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है एक्ट्स एज ए RUBP ऑक्सीजनेज एंड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन नॉट टू कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स क्लियर है कि RUBP जो 5 कार्बन का कंपाउंड है ऑक्सीजन की अधिकता में, मोर ऑक्सीजन की अधिकता में ये ऑक्सीजनेज की भांति कार्य कर रहा है एंजाइम यहाँ पर, और कार्बन डाइऑक्साइड लेस है यहाँ पर, इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड से ना जुड़कर ऑक्सीजन से जुड़ रहा है और ये RUBP ऑक्सीजनेज की भांति कार्य कर रहा है। तो 2 फास्फोग्लाइकोलिक एसिड और 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड तो कैल्विन साइकिल में प्रवेश कर जाएगा C3 साइकिल में और फूड बनाएगा, जबकि फास्फोग्लाइकोलिक एसिड से फास्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा और ग्लाइकोलेट 2 कार्बन कंपाउंड बनेगा जिसका आगे चल के मेटाबॉलिज्म होना है या फोटो रेस्पिरेशन होना है। बिकॉज सो वी कैन से दिस इज द सबस्ट्रेट फॉर द फोटो रेस्पिरेशन। हम कह सकते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट ग्लाइकोलेट है। और यहाँ पर हमने देखा कि RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम का डबल बिहेवियर है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो ये ऑक्सीजनेज की भांति कार्य करके ऑक्सीजन से जुड़ेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़कर ये कार्बोक्सिलेज की तरह कार्य करेगा। C2 साइकिल को सबसे ज़्यादा बताने में योगदान रहा टॉलबर्ट का, जिन्होंने थारोली इन्वेस्टिगेट किया है और पाथवे बताई है, जिसमें 3 ऑर्गेनेल्स भाग लेंगे, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले जो हम देखेंगे यहाँ पर जो एक्सेप्टर है RUBP रिबोलोज बाइफॉस्फेट 5 कार्बन का, जनरली कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, पर इन प्रेजेंस ऑफ मोर ऑक्सीजन या हायर ऑक्सीजन या ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्योंकि प्लांट के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और यहाँ पर जो एंजाइम था वो ऑक्सीजनेज की भांति कार्य कर रहा है
और 2-फास्फोग्लाइकोलिक एसिड बन रहा है और 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है। तो 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड को तो मैंने पहले बताया CC साइकिल में इंटर कर जाएगा, वो भोजन बनाएगा वो, जबकि 2-PGA जो है इससे फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा और ग्लाइकोलेट बनेगा। इसी ग्लाइकोलेट का आगे चलकर ऑक्सीडेशन होना है और ये ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से बाहर आ जाता है। 2 कार्बन कंपाउंड है जिसको कि पैराक्सीजोम में पहुंच जाएगा ये, और वहां पर इसका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन के बाद ये ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकलेगी जो कि इमीडिएट ब्रेक हो जाती है क्योंकि ये वेस्टफुल पदार्थ है और वाटर और हाफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। ग्लाइऑक्सिलेट एमिनो ग्रुप लेकर ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है। देन ग्लाइसिन को इमीडिएट पैराक्सीजोम के बाहर भेज दिया जाता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाएगा, जहां पर इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद, और इसमें इसका ग्लाइसिन का ही ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पर इससे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो कि NAD के द्वारा ले लिया जाएगा और NAD रिड्यूस हो जाएगी। तो सबसे पहला ग्लाइसिन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर दूसरा डीएमिनेशन हो रहा है, अमीनो ग्रुप बाहर हो रहा है, और डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। मतलब 3 प्रोसेस देखिए, डीएमिनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना डीकार्बोक्सिलेशन, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का निकलना ग्लाइसिन का ऑक्सीडेशन। तो 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन आपस में मिलने के बाद, इंटरेक्ट करने के बाद सेराइन बना रहे हैं और ये तीनों चीज़ों को निकाल रहे हैं, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को। ये सेराइन माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर भेज दी जाती है और यहाँ पर ये फिर पैराक्सीजोम में एंटर करती है, जिससे कि एमिनो ग्रुप निकल जाता है और पुनः एमिनो ग्रुप ग्लाइऑक्सिलेट को भेज दिया जाता है और यहाँ पर सेराइन हाइड्रोक्सी पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब डीएमिनेशन होगा और हाइड्रोक्सी पायरुवेट का फिर रिडक्शन होगा, जो यहाँ पर NADH कोएंजाइम बना था यहाँ पर जाकर इसको ऑक्सीडाइज होगा खुद और इसको रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी पायरुवेट का रिडक्शन हो रहा है, ग्लिसरेट बन रहा है। ग्लिसरेट को पुनः रीबैक कर दिया जाता है क्लोरोप्लास्ट में और यहाँ पर ATP लेकर काइनेज की उपस्थिति में यहाँ पर इसका फास्फोरिलेशन होगा और फास्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा जो C3 साइकिल में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ कुल मिला के ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं इनका लॉस हो रहा है, मतलब 25% से ज़्यादा तक फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी का लॉस देखा गया है। इस प्रकार से डिटेल्स देखेंगे आप, तो हमने पहले ही बताया 3 सेल ऑर्गेनेल्स भाग ले रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सीजोम और माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें से क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है जबकि पैराक्सीजोम सिंगल मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट में हमने पहले बताया कि RuBp 5 कार्बन का कंपाउंड ऑक्सीजन से जुड़कर RuBp ऑक्सीजनेज की उपस्थिति में की तरह कार्य कर रहा है एंजाइम और 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड और 2-फास्फोग्लाइकोलिक एसिड बन रहा है। ग्लाइकोलिक एसिड का वाटर से जोड़ेंगे आप तो फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में डीफास्फोराइलेशन होगा, फास्फेट ग्रुप बाहर निकलेगा, ग्लाइकोलिक एसिड बनेगा। पैराक्सीजोम में देखेंगे ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो ट्रांस आ गया, ग्लाइकोलेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेज की एंजाइम के उपस्थिति, यहाँ पर एंजाइम रहेगा ऑक्सीडेज, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज और ग्लाइऑक्सिलिक एसिड और आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिसोसिएशन हो जाएगा, ब्रेकडाउन होगा और कैटालेज की उपस्थिति में 2 मॉलिक्यूल वाटर और ऑक्सीजन बाहर हो जाएगी। ट्रांसएमिनेशन होगा उसके बाद ग्लाइऑक्सिलिक एसिड का L-ग्लूटामेट के द्वारा, जिससे एमिनो ग्रुप आ जाएगा ग्लाइऑक्सिलिक एसिड में और ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनेगा। दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांसमिनेज। पूर्ण नाम लिखना है आपको तो ग्लूटामेट यहाँ से उठाइए और ग्लाइऑक्सिलिक एसिड को ग्लाइऑक्सिलेट भी लिख सकते हैं, तो ग्लूटामेट ग्लाइऑक्सिलेट ट्रांसमिनेज एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद हमने पहले ही बताया ग्लाइसिन को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है पैराक्सीजोम से और माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गए जहां पर 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और सेराइन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया बनाएंगे 1 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, ग्लाइसिन का, और NAD का रिडक्शन हो रहा है। ग्लाइसिन का ऑक्सीडेशन होगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिससे कि NAD का रिडक्शन हो जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही, दैट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन, अमोनिया भी निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड डीएमिनेशन। 3 प्रोसेस हो रही है एक साथ माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीडेशन, डिकार्बोक्सिलेशन एंड डीएमिनेशन। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहीं पर रिलीज हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, दैट इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही
वह स्थान है जहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन आपको दिखाई देगी। अमोनिया जो निकल रहा है वो साइटोप्लाज्म में या क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ताकि फिर से ग्लूटामिक एसिड का सिंथेसिस हो सके। एंजाइम का नाम लिखेंगे, नंबर 1 ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, दूसरा हाइड्रोक्सी मेथिल ट्रांसफरेज एंजाइम। पैराक्सीजोम में पहुंचने के बाद एमिनो एसिड जो सेराइन एमिनो एसिड है वो फिर से पैराक्सीजोम में पहुंच जाएगा और वहां पर ये डीएमिनेटेड होता है, मतलब इससे एमिनो ग्रुप निकलेगा और रिड्यूस्ड OH पायरुवेट बनेगा। एंड फाइनली टू ग्लिसरिक एसिड। अब देखिए सेराइन से अमोनिया निकला है, डीएमिनेशन हो रहा है यहाँ पर OH पायरुवेट या हाइड्रोक्सी पायरुवेट। हाइड्रोक्सी पायरुवेट जो है उसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कैसे होगा? ये जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम बना था माइटोकॉन्ड्रिया में वो यहाँ पहुंचेगा और इसको खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लेके ये ग्लिसरेट में रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंजाइम रहेगा दैट इज एमिनो ट्रांसफरेज, क्योंकि अमोनिया निकल रहा है यहाँ से, और यहाँ पर OH या हाइड्रोक्सी पायरुवेट रिडक्टेज एंजाइम, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोक्सी पायरुवेट का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अब इसके बाद जो ग्लिसरेट है फाइनली इंटर करता है क्लोरोप्लास्ट में, जहां पर ये फास्फोरिलेटेड होगा ATP के द्वारा और 3PG 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा जो कि C3 साइकिल में एंटर कर जाए। ग्लिसरिक एसिड प्लस ATP, मतलब देखिए ग्लिसरिक एसिड और ATP आपस में मिल रहे हैं और 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है प्लस ADP बन रहा है। एंजाइम विल बी ग्लिसरेट काइनेज। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं हम लोग। नो डाउट इट इज वेस्टफुल प्रोसेस, बेकार की प्रक्रिया है जिससे कि फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी का लॉस हो रहा है और किसी प्रकार की करेंसी ATP और NADPH हमको नहीं मिल रही है। एक्चुअल में ये जो प्रक्रिया देखी गई है हॉट ड्राई कंडीशन में देखी गई है, जबकि वाटर स्ट्रेस बहुत रहता है वहाँ पर, जिसके चलते स्टोमेटा क्लोज रहते हैं और स्टोमेटा क्लोज रहने से जो कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है पत्तियों में। ऐसी हाई लाइट कंडीशन में या बहुत गर्मी की स्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई जब लिमिटेड हो गई है तो फोटो रेस्पिरेशन एक प्रकार से वरदान के रूप में है, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज। मतलब प्लांट को कुल मिला के डेथ होने से उसको या पूर्ण रूप से ऑक्सीडेटिव डैमेज के द्वारा उसको बचाता है और प्लांट को बचाए रखता है। तो यहाँ पर हमने देखा आल्दो फोटोसिंथेटिक जो कोशिएंट है या कि ये फोटो प्रोडक्टिविटी है वो घट रही है, PQ = ऑक्सीजन इवॉल्व बटे CO2 एसिबिलेशन, बट यहाँ पर कुल मिला के पौधों की जान तो बच रही है बिकॉज ऑफ हाई लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होने के बाद भी ऑक्सीडेटिव डैमेज से ये पौधों को बचा रहा है। फैक्टर्स यहाँ पर देखिए फोटो रेस्पिरेशन के लिए C3 प्लांट्स में ही ज़्यादातर ऑब्जर्व किया गया है ये, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पर टेम्परेट रीजन में और हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन भी देखा गया है और ड्रॉट कंडीशन, मतलब एक प्रकार से सूखी की कंडीशन रहती है, इसलिए वहाँ पर PQ या फोटोसिंथेटिक कोशिएंट या प्रोडक्टिविटी घट जाती है। C4 प्लांट्स में ये डिटेक्ट नहीं किया गया है और ये माना जाता है कि C4 प्लांट्स में प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्टिविटी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन वहाँ पर बिल्कुल डिटेक्ट नहीं है। C4 प्लांट्स के चारों तरफ 0 to 10 ppm की यदि कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको भी ये लेने की अद्भुत क्षमता रखते हैं ताकि वो फोटोसिंथेटिकली एफिशिएंट होते हैं इसीलिए, और C3 प्लांट्स में ये खूबी नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से हमने फोटो रेस्पिरेशन के बारे में आप लोगों को बताया। यदि कहीं पर भी डाउट है तो फिर से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, हम उनका आंसर देने को कोशिश करेंगे। थैंक्स।